हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोगों ने जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से 4 टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज का हमारा 5वां टॉपिक है और उसका नाम है गणित शिक्षा में मूल्यांकन, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। इसमें हम लोग सीसीई, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक और पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना भी इसमें गणित शिक्षा में मूल्यांकन है इस वीडियो के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। लास्ट में हम लोग इसके 10 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है मूल्यांकन की अवधारणा और प्रकृति। मूल्यांकन किससे बनता है? मापन प्लस निर्णय मिलकर बनाता है मूल्यांकन। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो मेजरमेंट और जजमेंट मिलकर बनता है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो होता है आपका सिर्फ नंबर्स बेस्ड नहीं होता, यानी मेजरमेंट पे नहीं होता, एक जजमेंट पर भी होता है। तो मूल्यांकन की जो असली परिभाषा हो जाती है वो मापन प्लस निर्णय, यानी कि आप जो उसका लिखित में नंबर के हिसाब से, जैसे 10 में 8 नंबर दिया, या उसके अलावा उसका जो डेली पूरा दिन स्कूल में बच्चा क्या करता है, उन सभी को मिलाकर जो हम करते हैं उसी को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। अब मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, और परीक्षा की जगह व्यापक दृष्टिकोण है। यानी ये परीक्षा पर बल नहीं देता, सिर्फ रटने पर बल नहीं देता, व्यापक दृष्टिकोण पे, यानी समग्र रूप से बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है उस पर बल देता है। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया हो गई और ये अधिगम का एक अभिन्न अंग होता है। एनईपी 1986 के अनुसार विद्यार्थी निष्पादन का मूल्यांकन गुणात्मक सुधार का शक्तिशाली साधन है। यानी मूल्यांकन जो है गुणात्मक सुधार, उसका जो शक्तिशाली साधन है एनपीई 1986 के अनुसार, नेशनल पॉलिसी जो 1986 आई थी उसी के अनुसार गुणात्मक सुधार का शक्तिशाली साधन है। ब्लूम ने 3 सोपान दिए हैं, यानी 3 स्टेप्स दिए हैं। 3 स्टेप्स क्या है? उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। सबसे लास्ट स्टेप हमारा होता है मूल्यांकन। अब यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई के बारे में हम लोग बात करेंगे। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस एवोल्यूशन और व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सतत मूल्यांकन। तो पूरे सत्र चलता है, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक चलता है। लर्निंग गैप्स का पता लगाया जाता है, यानी जो बच्चा सीख रहा है उसमें कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके से उनको दूर किया जाए, इनका पता लगाना होता है। जब समस्याओं का पता चल जाता है कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तब उसके बाद हम लोग उपचारात्मक शिक्षण देते हैं और शिक्षण के बाद में हम लोग सतत फीडबैक प्राप्त करते हैं कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, या जब सब समस्या का पता लगाया, उपचारात्मक शिक्षण हुआ, उसके बाद बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सतत मूल्यांकन होता है। यानी ये दैनिक भी चलता है, साप्ताहिक भी होता है, मासिक भी होता है, अर्धवार्षिक भी होता है, वार्षिक भी होता है। इसमें बच्चों के लर्निंग गैप्स का पता लगाया जाता है। जब गैप्स का पता चल जाता है तो हम लोग उसी के हिसाब से योजना बनाकर उनका उपचारात्मक शिक्षण करते हैं और शिक्षण होने के बाद में हम लोग सतत फीडबैक जो है प्राप्त करते रहते हैं। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? ये शैक्षिक भी होता है, सहशैक्षिक भी होता है। सबसे अच्छा जो मूल्यांकन माना जाता है वो व्यापक मूल्यांकन को माना जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन को। इसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों होता है, यानी जो बच्चा सीख रहा है टेक्स्ट बुक के माध्यम से एग्जाम लेके भी होता है, प्लस जो उसकी एक्टिविटी है स्कूल में उसके हिसाब से भी उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें खेल, कला, व्यवहार, सामाजिक गुण, इनका भी मूल्यांकन होता है। आरटीई एक्ट धारा 29 के तहत इसको अनिवार्य कर दिया गया है व्यापक मूल्यांकन को, और समग्र व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है इसमें। तो ये दो हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। व्यापक जो है ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा क्या, सबसे अच्छा व्यापक है। नेक्स्ट है हमारा आकलन के प्रकार। तो आकलन जो है यहाँ पर 2 हम लोगों के दिए गए हैं, कई प्रकार से हो सकता है। तो ये यहाँ पर रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव, योगात्मक, समेटिव आकलन, और डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट होता है वो होता है। कई तरीके से रेमेडियल असेसमेंट होता है। कई जो आकलन के प्रकार हैं कई सारे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को पढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? तो ये पढ़ने के दौरान होता है, यानी कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं उसी के दौरान बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, ये हमारा आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के। अब इसका उद्देश्य क्या है? प्रगति जानना और तुरंत फीडबैक, यानी हमको तुरंत फीडबैक मिल जाता है बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा है। इसके उदाहरण जैसे कक्षा में प्रश्न कर देना, कोई चीज पढ़ाते हुए, कोई चैप्टर पढ़ाते हुए बच्चे से प्रश्न पूछ देना, या क्विज का आयोजन करा देना जिससे हमें पता चल जाए बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। इससे क्या लाभ हो जाता है? लर्निंग गैप तुरंत पता चल जाता है। यानी जैसे हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तुरंत हमने क्वेश्चन कर दिया, बच्चे ने अगर बता दिया तो हमें पता चल गया कि बच्चा सीख रहा है, अगर नहीं बता पाया तो हमें पता चल गया बच्चा नहीं सीख रहा है, लर्निंग गैप का पता चल गया, और उसी हिसाब से आगे हमने अपना जो है उपचारात्मक शिक्षण किया। अब योगात्मक क्या होता है? ये सत्र के अंत में होता है, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हो जाते हैं या फिर ईयरली एग्जाम हो जाते हैं,
ये सब जो है हम लोगों के योगात्मक यानी कि समेटिव असेसमेंट के उदाहरण होते हैं। एट द एंड यानी सत्र के अंत में इसका उद्देश्य क्या होता है, ग्रेड या अंक प्राप्त करना, प्रदान करना। जैसे हाफ ईयरली में हम लोग रिपोर्ट कार्ड देते हैं, एनुअल में देते हैं, तो उसका जो उद्देश्य हो जाता है ग्रेड या अंक प्रदान करना। उदाहरण में जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं। इसका स्वरूप क्या होता है, औपचारिक यानी फॉर्मल होता है। आप लोगों को मतलब स्टूडेंट को बाकायदा पेपर मिलता है, कॉपी मिलती है, उसमें सॉल्व किया जाता है, कॉपी जमा की जाती है और उनका मूल्यांकन होता है। एक फॉर्मल वे में होता है, औपचारिक तरीके से। और लिखित परीक्षा होती है, हाफ ईयरली और ईयरली की लिखित परीक्षा होती है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों का फॉर्मेटिव और समेटिव में अंतर है। दोनों में अंतर होता है। फॉर्मेटिव जो है पढ़ाने के दौरान होता है, समेटिव पढ़ाने के बाद में यानी सत्र के अंत में होता है। फॉर्मेटिव में तुरंत फीडबैक मिल जाता है और मेन इसका जो उद्देश्य होता है वो प्रगति को जानना होता है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। और समेटिव का जो मेन उद्देश्य होता है वो ग्रेड या अंक प्रदान करना होता है। फॉर्मेटिव में जो उदाहरण होते हैं, कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते हम लोग प्रश्न पूछ लेते हैं अचानक से। और समेटिव का जो उदाहरण होता है वो अर्धवार्षिक परीक्षाएं या वार्षिक परीक्षाएं या त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं। फॉर्मेटिव में हमें तुरंत बच्चों की कठिनाइयों का पता चल जाता है और उसी के हिसाब से हम लोग आगे का शिक्षण कार्य करते हैं। और जो समेटिव होता है इसमें औपचारिक तरीके से होता है, रिजल्ट कार्ड आता है, लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद कॉपियां चेक होने के बाद में रिजल्ट कार्ड आता है। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि निदानात्मक और उपचारात्मक में क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उपचारात्मक शिक्षण हमेशा निदानात्मक परीक्षण के बाद ही होता है। यानी पहले हम लोग निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, तब हम लोग रेमेडियल टीचिंग देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई बच्चा से हम लोगों ने सवाल पूछा या कोई बच्चा लेके आया, हमने पता किया कि उसकी कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, कहाँ पर वो त्रुटियां कर रहा है। तो सबसे पहला काम हो जाता है हमारा त्रुटियां पहचानना। जब हम लोग त्रुटियां पहचान जाते हैं तब हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। जिस तरीके से अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, हम लोग जाके अल्ट्रासाउंड या डायग्नोसिस करवाते हैं, डायग्नोसिस सेंटर पे जाके हम लोग करवाते हैं, उसी तरीके से ये यहाँ पर मैथ्स में होता है या सीडीपी में कि सबसे पहले हम लोग बच्चे की गलतियां या त्रुटियां पहचानते हैं। त्रुटियां पहचानने के बाद हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं, जिससे हम लोगों को एक्चुअल कारण का पता चलता है कि किस वजह से ये त्रुटियां हो रही हैं। फिर कारण विश्लेषण यानी रूट काज का हम लोग पता करते हैं कि मेन जो रूट है वो कहाँ पर है। और जब हम लोग को सारी चीजें पता चल जाती हैं तो लास्ट में हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। मेन जो लाइन है उसको आप लोग को याद रखना है कि उपचारात्मक शिक्षण हमेशा निदानात्मक परीक्षण के बाद में ही होता है। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण क्या है। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करके कार्य करते समय बच्चों के व्यवहार और गुणों को देखना एवं नोट करना। ये हमारा जो व्यापक मूल्यांकन अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसी का एक हिस्सा है। तो कार्य करते समय हम बच्चों के व्यवहार और गुणों को देखते हैं और उसे नोट करते हैं, ये अवलोकन के माध्यम से यानी ऑब्जर्व करते रहते हैं बच्चों को। पोर्टफोलियो एक निश्चित अवधि में बच्चों के मौलिक कार्यों का व्यवस्थित फोल्डर या प्रगति दर्शाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक बच्चे का व्यवस्थित फोल्डर होता है, उसमें बच्चे की सारी चीजें लिखी होती हैं, प्रत्येक मतलब छोटी से छोटी जानकारी उसी में आप लोगों को देखने को मिल जाती है पोर्टफोलियो में। रूब्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य प्रोजेक्ट को आंकने के लिए सबसे तय और स्पष्ट मापदंड रूब्रिक्स का उपयोग आता है। तो रूब्रिक्स का उपयोग जो होता है वो कार्य प्रोजेक्ट को आंकने के लिए होता है और ये एक स्पष्ट मानदंड होता है, स्कोरिंग गाइड होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और फिर है उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बच्चे के स्कूल जीवन की किसी विशिष्ट घटना का लिखित विवरण। तो एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है उसमें बच्चे के स्कूल की कोई एक ऐसी घटना हो जाए या विशिष्ट घटना हो, अच्छी या खराब, उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो मूल्यांकन के जो उपकरण होते हैं, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन बेस्ड, हम लोग देखते रहते हैं बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग उसको नोट करते हैं। पोर्टफोलियो एक निश्चित मतलब एक फोल्डर होता है जिसमें हम लोग बच्चे की एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों को लिखते हैं। और रूब्रिक्स होता है कार्य या प्रोजेक्ट को आंकने के लिए सबसे स्पष्ट मापदंड होता है, स्कोरिंग गाइड की तरह होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, बच्चे के जीवन की विशिष्ट घटना होती है स्कूल के जीवन की, उसको हम लोग वहां पर लिखित विवरण उसका रखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में गणित का ध्यान मुख्य रूप से किस पर नहीं होना चाहिए। तो तर्क कौशल के विकास पर होना चाहिए बिल्कुल। गणित अवधारणाओं की समझ पर भी होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, हमसे पूछ रहा है निगेटिव। गणित की समस्याओं पर जवाब देने की सटीकता पर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो गणित की समस्याओं का जवाब देने की सटीकता पर यानी बच्चे पर वर्डन आ रहा है, यानी ये निगेटिव हो गया, यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। गणितीय भाषा के विकार पर, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है, या किस प्रकार का
प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके के प्रश्न होते हैं। एक होता है बंद अंत वाले प्रश्न, यानी कि क्लोज इंडेड होता है, और दूसरा होता है ओपन इंडेड। दो तरीके के प्रश्न होते हैं। अब क्लोज इंडेड में जो जिसका आंसर हमको एक लाइन में मिल जाए वो हमारा क्लोज इंडेड हो गया, और जिसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं वो हमारा ओपन इंडेड हो गया। जैसे भारत की अगर राजधानी पूछी जाएगी तो नई दिल्ली सिर्फ एक आंसर है, ये क्लोज इंडेड हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है किन दो संख्याओं की गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है, ये हमारा ओपन इंडेड हो गया, क्योंकि 3 और 8 की गुणा करेंगे हमें 24 मिल जाएगा, 2 और 12 की गुणा करेंगे 24 मिल जाएगा, 6 गुणे 4 की गुणा करेंगे तब हमें 24 मिल जाएगा, यानी एक से अधिक आंसर इसका हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त अंत वाले प्रश्न ओपन इंडेड, यानी जहां पर एक से अधिक उत्तर संभव होंगे वहां पर हमारा ओपन इंडेड हो जाएगा, जहां पर सिर्फ एक उत्तर होगा वहां पर हमारा क्लोज इंडेड हो जाएगा, यानी बंद अंत वाले प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को कहां से शुरू करना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4th क्लास से लगभग एरिया हम लोगों का आता है, एरिया के बारे में परिचय होता है। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, हथेली के माध्यम से, हथेली जो है बोर्ड पर बना के दिखाते हैं, जितना स्थान हथेली घेर रही है उतना ही हमारा मतलब एरिया हो जाता है। जैसे पत्ता है, अगर इस तरीके से पत्ता है तो इतना स्थान इसने घेरा, तो ये हमारा एरिया हो गया। या नोटबुक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई नोटबुक है या पेपर है, तो ये इतना स्थान घेर रही है, तो इस नोटबुक या पेपर का जो एरिया हो गया वो इसके अंदर वाला भाग हो गया। तो क्षेत्रफल की अवधारणा समझाने के लिए सबसे पहले हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि के क्षेत्रफल की तुलना करके हम लोग बताते हैं। जैसे पत्ती में इतना स्थान घेरा, यानी पत्ती का क्षेत्रफल कम है, और ये हमारा पेपर था, इसने इतना स्थान घेरा, पेपर का क्षेत्रफल ज्यादा है। नेक्स्ट है कक्षा 4 का छात्र दशमलव तुलना में गलती करता है, 0.45 को 0.5 से बड़ा बताता है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो कोई भी अगर छात्र गलती कर रहा है तो सबसे पहला काम टीचर का होना चाहिए त्रुटि के कारण का पता लगाना। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रेमेडियल टीचिंग में, ये सबसे पहले त्रुटि पहचानेंगे। जब हम लोगों ने त्रुटि पहचान ली तब उसके बाद हम लोग उसका निदानात्मक परीक्षण करेंगे। निदानात्मक परीक्षण करने के बाद में फिर हम लोग उपचारात्मक उसका शिक्षण देंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले त्रुटि का कारण जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण करेंगे, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पोर्टफोलियो के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो अभी हम लोगों ने पोर्टफोलियो के बारे में बात की कि एक निश्चित अवधि जो होता है उसमें बच्चे का क्रमिक विकास, यानी छोटी से लेकर के बड़ी सारी चीजें का एक संग्रह होता है, व्यवस्थित रूप से संग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी एक निश्चित अवधि में बच्चे के क्रमिक विकास और कार्यों का व्यवस्थित संग्रह। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से क्या अनौपचारिक आकलन है, इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है की विशेषता को नहीं दर्शाता है। यानी छात्रों का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन, तो ये तो हमारा हो जाएगा अनौपचारिक में, क्योंकि ये कहीं भी आप लोग बैठे बैठे कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं कि प्रॉपर अरेंजमेंट हो तभी आप लोग इसका कर पाएंगे। विद्यार्थियों से बातचीत करना, ये भी इनफॉर्मल है। बच्चों के कार्यों का पोर्टफोलियो बनाना, ये भी इनफॉर्मल है, क्योंकि इसके लिए भी जरूरी नहीं कि फॉर्मल आप लोग फॉर्मल रूप में स्टूडेंट हो, फॉर्मल रूप में टीचर हो तभी ये बन पाएगा। फॉर्मल में क्या है कि पुस्तिकाएं जांच कर ग्रेडिंग प्रदान करना, ये जो ग्रेडिंग वाला सिस्टम है समेटिव असेसमेंट, इसके लिए फॉर्मल होना जरूरी है। तो इनफॉर्मल असेसमेंट की विशेषता कहां पर नहीं है, डी वाले में। तो ये वाला हमारा ये है फॉर्मल का है, इनफॉर्मल का है, ये इनफॉर्मल का है, ये इनफॉर्मल का है, ये हमारा फॉर्मल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राशि त्रिभुजों को वर्गीकृत कर सकता है पर अमूर्त प्रमाण 180 डिग्री वाला नियम नहीं समझ पाता, पियाजे के अनुसार वह किस अवस्था पर है। तो पियाजे को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब बच्चा त्रिभुजों को वर्गीकृत कर लेता है लेकिन अमूर्त रूप से उसको नहीं समझ पाता, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसको भी पियाजे को हम लोग एक अलग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, वहां पर आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग कब सबसे अधिक प्रभावी होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो निदानात्मक परीक्षण के बाद में होता है। तो यहाँ पर लिखा निदानात्मक परीक्षण द्वारा कठिनाइयों की पहचान करने के बाद, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, गणित में रूब्रिक्स का मुख्य उपयोग क्या है। तो अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट या कार्य के लिए अंक मापने के लिए स्पष्ट मापदंड की बात की थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसी कार्य या प्रोजेक्ट को आंकने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करना। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गणित मूल्यांकन के कितने मुख्य सोपान माने गए हैं। तो गणित मूल्यांकन के 3 मुख्य सोपान होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है, फिर अधिगम अनुभव होता है और मूल्यांकन होता है। फर्स्ट स्लाइड में ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि गणित मूल्यांकन के 3 होते हैं ब्लूम के हिसाब से, उद्देश्य, फिर अधिगम अनुभव, फिर मूल्यांकन।
तो ये हमारे जो थे 10 क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये पांचवा जो टॉपिक आप लोगों को सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया था उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।